जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पेडागोजी की शिक्षण विधियों के अत्यंत एक महत्वपूर्ण खंड पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये खंड ऐसा है जिसपे आप ये मान सकते हैं कि लगभग सारे विषयों की शिक्षण विधियों में ये एक उभयनिष्ठ पार्ट होता है। उभयनिष्ठ इसलिए क्योंकि ये टॉपिक इस तरीके का है, योजना निर्माण। अर्थ और महत्व की हम बात करेंगे इस खंड में। शैक्षिक नियोजन जिसे हम बोलेंगे, योजना निर्माण, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योजना का महत्व क्या होता है, योजना का अर्थ क्या होता है, पहले हम इस पे बात करेंगे। इसका महत्व क्या होता है और कितने प्रकार की योजनाएं होती है, जैसे हम पढ़ेंगे इसी खंड में वार्षिक योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना, और फिर दैनिक पाठ्य योजना के उपागम। तो बड़ा खंड है, 4-5 वीडियो में ये कम से कम आना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आपके साथ विस्तार से बात करें। इस खंड में हम केवल योजना के महत्व पर बात करेंगे। मैं अलग अलग इकाइयां, अलग अलग योजनाएं जो हैं, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, सबको अलग अलग खंडों में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योजना क्या होती है। किसी भी कार्य को जब किया जाता है तो प्रत्येक कार्य एक उद्देश्य पूर्ण होता ही है, यानी कि हर कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है। उन उद्देश्यों की सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम प्राप्ति तब संभव होती है जब आप उस कार्य को एक सुव्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में, संगठित रूप में जब आप करते हैं। और ये जो कथन मैं बोल रहा हूं, इस कथन को आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में एक बार चेक करिए। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जैसे हमने ब्लूम के त्रिध्रुवी मॉडल का उल्लेख किया था, जहां पे सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है। पहला ध्रुव जो था ब्लूम की त्रिध्रुवी मॉडल का, तो उद्देश्य वहां पे पहला ध्रुव होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठ तौर पे प्राप्त करना है, अधिकतम तौर पे प्राप्त करना है, तो निश्चित तौर पर आपको अपना कार्य जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, संगठित तरीके से आपको करना होगा। तब आप उसकी उद्देश्य की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे और अधिकतम रूप में कर पाएंगे, उसकी अधिकतम सीमा तक उद्देश्य की आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं के हम जैसे दो स्वरूपों की बात करेंगे, दीर्घकालिक योजना, अल्पकालिक योजना। और योजना बनाते समय हमको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जब दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है, अल्पकालिक योजना बनाई जाती है, उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं प्रारंभ करता हूं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बात को लिखना शुरू करता हूं, उसके बाद हम एक आध परिभाषा भी देखेंगे। हम जानते हैं, एक भूमिका हम बना रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य सदैव, प्रत्येक कार्य सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। और मैं यहां संदर्भ दे देता हूं। हमने ब्लूम के त्रिध्रुवी मॉडल का जो पहला ध्रुव हमने पढ़ा है वो भी उद्देश्य ही है। मैं संदर्भ दे देता हूं। ब्लूम के त्रिध्रुवी मॉडल में भी, त्रिध्रुवीय मॉडल में भी पहला ध्रुव उद्देश्य है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य उद्देश्य पूर्ण होता है तथा इन उद्देश्यों की सर्वश्रेष्ठ तथा अधिकतम प्राप्ति तब संभव होती है जब कार्य को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध
तथा संगठित रूप में किया जाए। ये बिल्कुल निश्चित बात है और आप इस बात से पूर्णतः सहमत भी होंगे कि अगर हम कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध रूप से करते हैं, सुसंगठित रूप से करते हैं, निश्चित तौर पर आप अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी अधिगम प्रतिफलों जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, अधिगम प्रतिफलों, शिक्षण व्यू रचनाओं तथा मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन किया जाना नियोजन यानी कि प्लान किया जाना, नियोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसे ही योजना यानी कि प्लानिंग, इसे ही योजना या शैक्षिक नियोजन कहा जाता है, ध्यान रखें हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कार्य को सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, चरणबद्ध रूप से हम जब करेंगे तो हमारे जो अधिगम प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम्स के बालकों के व्यवहार में ये परिवर्तन आना चाहिए लर्निंग आउटकम्स में। तो लर्निंग आउटकम्स हमारे उद्देश्य हो गए, शिक्षण व्यू रचनाएं ये हमारे अधिगम अनुभव हो गए, और मूल्यांकन जो सबसे अंत में किया जाना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार की जाएगी, एक नियोजन किया जाएगा, एक तैयारी की जाएगी। ये जो तैयारी है, ये जो नियोजन है, इसी को हम योजना कहते हैं। तो योजना का अर्थ सिंपल तौर पे क्या होगा? शैक्षिक संदर्भ में होगा कि ऐसी व्यू रचनाएं जिसमें आप उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रख रहे हैं कि कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं। आप शिक्षण व्यू रचनाओं की पहले से तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन से कार्य, कौन से क्रियाकलाप, ये सारी चीजें आपको करानी है। आपको मटेरियल कौन सा चाहिए उस उन उद्देश्यों की प्राप्ति में, उन अनुभवों को प्रदान करते समय आपको मटेरियल कौन सा चाहिए, सामग्रियां कौन कौन सी चाहिए, और आप मूल्यांकन कब करेंगे, कैसे करेंगे। इन सब को आप जब पहले से तय कर लेते हैं, सब कुछ निर्धारण कर लेते हैं, तो फिर ये जो निर्धारण है, ये जो तैयारी है, ये आपका शैक्षिक नियोजन यानी कि योजना कहलाता है। और ये वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना के रूप में हमको दिखता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जिसमें हम लोग अलग अलग खंडों पे बात करेंगे। और ध्यान रखें, शैक्षिक नियोजन जो होता है यानी कि योजना जो होती है, यही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का आधार होती है। एक अच्छी योजना को अधिगम का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मैं एक अच्छी योजना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता तथा सफलता निर्धारित करती है।
सफलता निर्धारित करती है तथा योजना को अधिगम का योजना को अधिगम का ब्लूप्रिंट अधिगम का ब्लूप्रिंट यानी कि जिसमें वो सारा तैयारी, वो सारा डिटेल होता है कि आपको कौन सा काम कब कैसे किस प्रारूप में किस तरीके से करना है, वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो अधिगम का ब्लूप्रिंट, लर्निंग का ब्लूप्रिंट योजना होगी, ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ये योजना की परिभाषा है। ये योजना को हमको पहले समझना है कि योजना क्या होती है। एक दो परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उन परिभाषाओं को हम लोग देख लेते, फिर हम अपनी बात करेंगे आगे। इसे एक बार देखें, दो परिभाषा, एक तो क्लार्क की और एक एलन की। क्लार्क ने क्या कहा, एक बार आप योजना की योजना और नियोजन एक ही शब्द है, अंग्रेजी में दोनों के लिए एक ही चीज है, प्लानिंग। क्या परिभाषा दी है, एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों यानी कि लक्ष्य, आविष्कार मतलब जो उसे प्राप्त करना है, जो उसे खोजना है, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों यानी कि लक्ष्यों, साधनों और परिणामों को दृष्टिगत रखता है। लक्ष्य ध्यान में रखता है, साधन कौन से होंगे साधन को ध्यान में रखता है, और परिणाम क्या निकलेगा इसको ध्यान में रखता है, और अपने भविष्य के कार्यों के मार्गदर्शन हेतु एक संरचना तैयार करता है। भविष्य के कार्यों की मार्गदर्शन यानी कि उसे भविष्य में काम कैसे करना है, इसकी एक संरचना, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, दैट इज प्लानिंग। वो नियोजन है, वो योजना है। और आप देख रहे हैं इसमें बात वही आ रही है जो मैं बोल रहा हूं कि लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा, साधनों को ध्यान में रखा जाएगा, और जो परिणाम निकलेंगे यानी कि मूल्यांकन के बाद जो स्थिति आएगी उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद फिर आप जो संरचना तैयार करोगे वो आपकी योजना होती है। एलन ने क्या कहा, एलन ने कहा नियोजन भविष्य को बांधने वाला एक जाल है। भविष्य को बांधने, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ध्यान रखेंगे आप। परीक्षा में डायरेक्ट अगर आप आती भी है परीक्षा में तो ठीक है, नहीं भी आती तो हमको ये समझाने में बड़ी सक्षम होती है। ये हमको बताती है कि वास्तव में जिस अवधारणा को हम पढ़ रहे हैं वो अवधारणा वास्तव में क्या है शिक्षाविदों की, मनोवैज्ञानिकों की नजर में। तो नियोजन भविष्य को बांधने वाला एक जाल है, यानी कि आप अपने भविष्य के कार्यों को एक जाल का मतलब एक संगठित करते हो कि हमको इतना इतना करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये सारी चीजें आप उसमें ध्यान रखते हो। तो योजना को आप निश्चित तौर पर ये समझ पा रहे हैं कि योजना क्या होगी। योजना एक नियोजन जो है वो एक ऐसी संरचना होगी, एक ऐसी तैयारी होगी, एक ऐसा निर्धारण होगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको तय करनी है। तो हम इस परिभाषा के बाद हम अगली बात करते हैं कि योजना को जब आप देखेंगे, योजना दीर्घकालिक और अल्पकालिक दो प्रकार से बनाई जाती है। योजना के दो प्रमुख भाग होते हैं या दो प्रमुख स्वरूप होते हैं, और दो प्रमुख स्वरूप कौन से होते हैं, वो होते हैं सबसे पहला होता है दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना और दूसरी होती है अल्पकालिक योजना। अल्पकालिक योजना, और आप नाम से भी समझ पा रहे हैं दीर्घकालिक योजना और अल्पकालिक योजना, यानी कि एक ऐसी योजना जो दीर्घकालिक है, यानी कि आपने लंबे समय को ध्यान में रख करके बनाई है, वो लंबा समय, और उस लंबे समय में फिर आपके द्वारा अचीव किए जाने वाले जो लक्ष्य है वो भी कुछ बड़े होंगे, कुछ व्यापक होंगे, कुछ विशाल होंगे निश्चित तौर पर। और अल्पकालिक योजना से अभिप्राय होता है ऐसी योजना जिसे आप तत्काल लागू करेंगे और जिसके परिणाम तत्काल आएंगे, जिसकी प्राप्ति में आपको दीर्घकालिक नहीं जाना है, यानी कि आपको कम समय के लिए। और हम जिन तीन योजनाओं की बात करते हैं, तीन प्रमुख योजनाओं की, उन तीन प्रमुख योजनाओं में वार्षिक योजना जो होती है, वार्षिक योजना वो दीर्घकालिक होती है, और पाठ योजना जो होती है, अल्पकालिक दैनिक पाठ योजना जो होती है
दैनिक पाठ्य योजना ये अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब हम जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, अल्पकालिक एक कालांश के लिए होती है। वार्षिक योजना पूरे सत्र पर्यंत होती है, पूरे सत्र के लिए आपको योजना तैयार करनी पड़ती है। और फिर बीच में बची इकाई योजना, वो दीर्घकालिक से कम होती है, अल्पकालिक से थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि इकाई योजना। और एक बड़ा अच्छा प्रश्न जो बच्चे कई बार पूछते हैं, और मैंने कई बार ऑफलाइन क्लासेस में भी क्लियर किया है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना में सबसे पहले कौन सी योजना बनती है। मैंने इस बात को कई बार कई मंचों से और बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर कहा है कि हमेशा वार्षिक जो सबसे बड़ी दीर्घकालिक योजना होगी वो हमेशा सबसे पहले बनेगी। ये आपको ध्यान, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। ये तीन प्रकार की योजनाओं की हम बात करते हैं। एक होती है इकाई योजना, एच.सी. मॉरिसन ने जो प्रतिपादित की, डिटेल हम इसके बारे में बात जानेंगे। और मैंने कहा कि दैनिक योजना अल्पकालीन है, सबसे अल्पकालीन, सबसे दीर्घकालीन ये है, ये इकाई योजना। तो दैनिक पाठ्य योजना जो होती है वो एक कालांश की होती है, ध्यान रखो। लेकिन दैनिक पाठ्य योजना, मैंने जैसे कहा कि इनके बनने का जो क्रम है कि कौन सी योजना सबसे पहले बनेगी, उसमें वार्षिक योजना सबसे पहले बनेगी, उसके बाद इकाई योजना, उसके बाद दैनिक पाठ्य योजना। क्यों बनेगी, कारण क्या है? क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि दैनिक पाठ्य योजना इकाई योजना का एक भाग होती है। दैनिक पाठ्य योजना इकाई योजना, यानी कि कुछ दैनिक योजनाओं को मिलाकर के इकाई योजना बनती है। इकाई जो होती है वो समान विषय वस्तु का एक समुच्चय होता है, समान प्रकार की विषय वस्तु का। उस समान प्रकार की विषय वस्तु को एक समुच्चय बना करके आप एक इकाई बनाते हो, उसमें से फिर प्रत्येक विषय वस्तु के जो खंड है उनको आप दैनिक पाठ्य योजना के रूप में प्रस्तुत करते हो। तो इकाई योजना जो होती है, वो दैनिक पाठ्य योजना जो होती है वो इकाई योजना का अंश होती है। तो दैनिक पाठ्य योजना आप तब बना पाओगे जब आपने इकाई योजना बना ली होगी, यानी कि इसमें और इसमें सबसे पहले आपको इकाई योजना बनानी पड़ेगी, तब आप दैनिक पाठ्य योजना उसमें से निकाल पाओगे। और इकाई योजना जो होती है वो पूरे वर्ष के कामों में से बांटी जाती है, निकाली जाती है। तो इकाई योजना आप जब बना पाओगे जब आपने वार्षिक योजना बनाई होगी। तो इनके बनाने का जो क्रम होता है, योजनाओं के बनाने का क्रम, योजनाओं के बनाने का क्रम, और मैं यहां पर जो बनाने का क्रम जो होता है, बनाने का क्रम, पहले मैं क्रम लिख देता हूं। सबसे पहले वार्षिक योजना बनेगी, वार्षिक योजना बनेगी, और इसी का एक भाग होती है इकाई योजना, इकाई योजना, और फिर इसी का एक भाग होती है पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना। सबसे पहले ये बनेगी, सबसे पहले ये बनेगी। और मैं इसे एक विस्तृत उस पर लिख देता हूं कि दैनिक पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना इकाई योजना का, इकाई योजना का एक भाग होती है, का एक भाग होती है, जबकि जबकि इकाइयां, जबकि इकाइयां वार्षिक योजना का, वार्षिक योजना का, इसीलिए इसीलिए सबसे पहले, इसीलिए सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है, सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है। सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई, और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने एकाध संदर्भ ऐसे देखे हैं, एकाध संदर्भ जहां पर इस बात को कुछ अध्यापकों ने परस्यू कर दिया कि इकाई योजना पहले बनेगी, वार्षिक योजना बाद में बनेगी। और ये बात मैंने जब पिछले सेशन जब थे, पिछली भर्तियां थी, और वहां पर भी मैंने बोला था 50-60 साल से जितनी भी पुस्तकें भारत में चल रही हैं, जितनी भी प्रमाणित पुस्तकें हैं, वो उन सब में चिल्ला चिल्ला करके इस बात को कहा गया, बीएड बीएससी वाली जितनी भी पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें, आप सब में देखेंगे, सभी में स्पष्ट
अच्छा, ऐसा नहीं कि गोलमोल लिखा है जिससे कोई संदेह हो, स्पष्ट लिखा है वार्षिक योजना सबसे पहले, और ये नियम भी होता है। बड़ी योजना पहले बनती है, उसका एक अंश छोटी योजना होती है और उसका एक अंश उससे भी छोटी योजना होती है। तो योजनाओं के क्रम में अब सवाल ये आता है कि योजना के अंदर कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोग दृष्टिगत रखते हैं। तो मैं इसको बिंदुवार करता हूं। योजना निर्माण में दृष्टिगत रखे जाने वाले प्रमुख बिंदु ध्यान रखो, हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब आप योजना बनाते हैं तो आप किन किन चीजों को दृष्टिगत रखते हैं, ये आपको बात करनी है। तो सबसे पहले आप देखें तो क्या क्या आप ध्यान रखते हो। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है आपके उद्देश्य। आपके उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा, शिक्षण व्यू रचनाएं। शिक्षण व्यू रचनाएं आपको ध्यान रखनी होती है। और शिक्षण व्यू रचनाएं ध्यान रखनी होती है, इसमें आपको ये जो बिंदु प्रमुख तौर पर ध्यान रखने होते हैं, वो आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना का मतलब इस सब विधियां आ जाएंगी। क्या पढ़ाना है मतलब कंटेंट आ जाएगा, कितना पढ़ाना है कंटेंट की मात्रा आ जाएगी, कब पढ़ाना है एक टाइमिंग आ जाएगी। और ये जो सारी चीजें होती है ये इसके अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद क्या शामिल होता है, और क्या शामिल हो सकता है, उसके बाद शामिल होता है शिक्षण अधिगम सामग्रियां क्या होंगी, ये आपको ध्यान में रखना होता है। और क्या ध्यान में रखना होता है, पाठ्य साचर्यात्मक गतिविधियां क्या होंगी, और क्या ध्यान रखना है, मूल्यांकन कब होगा, तथा उसकी प्राविधियां क्या होंगी, मतलब किस तरीके से आप मूल्यांकन लेंगे। मूल्यांकन, और ये ध्यान रखें मूल्यांकन के लिए आपको दो चीजें तय करनी होती हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि मूल्यांकन आपको करना कब है, और मूल्यांकन कब, क्योंकि आप मूल्यांकन में जब आप देखते हैं मूल्यांकन वाले खंड में, तो वहां पे हमने आकलन की बात की है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलेगा। तो साथ साथ चलने वाला कब साथ साथ चलेगा, एक निश्चित समय पे होने वाला मूल्यांकन कब होगा, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। और इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आप वो सारी योजना बनाएंगे, और उसके बाद मूल्यांकन कब और प्रावधानियां कौन सी होंगी, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा, ये आपकी उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यकता है तो उद्देश्य यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, आप कौन से परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये आपके उद्देश्य का भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षण व्यू रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, जिसमें शिक्षण की विधियां, प्राविधियां, उपागम सब इसमें आ जाएगी। सारी स्ट्रेटजी में शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होंगी, पाठ्य साचर्यात्मक गतिविधियां क्या होंगी, मूल्यांकन कब और कैसे होगा, उपचारात्मक शिक्षण कब और कैसे होगा, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके शैक्षिक नियोजन का यानी कि योजनाओं का आपका एक भाग हो सकता है।
तो आप जब ये सारी चीजें तय करके फिर आप जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करते हो तो फिर आपको आपके उद्देश्यों की प्राप्ति, जो सबसे पहले पहले हमने ऊपर लिखा है, सबसे पहले उन उद्देश्यों की प्राप्ति आपको सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। और सर्वाधिक और अधिकतम के लिए आपको जो निर्धारण करना पड़ेगा वो आपकी योजना कहलाएगी। तो मैं अगर मान लीजिए इस दीर्घकालिक और अल्पकालिक में बात कर रहा था, ये तो योजना के क्रम की बात है। दीर्घकालिक योजना में जब आप वार्षिक योजना बनाते हो तो आपको पूरे साल भर के लिए ये तय करना होता है, पूरे साल भर का कैलेंडर, पूरे साल भर में कितने वर्किंग डेज, पूरे साल भर के लिए कितना कंटेंट, पूरे साल भर के लिए आप कितनी इकाइयां, पूरे कंटेंट को कितनी इकाइयों में बांटोगे, उन इकाइयों में कितनी इकाइयों का शिक्षण कब और कैसे होगा, सामग्रियां क्या होंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आप वार्षिक योजना का निर्धारण, पूरे साल भर में हमें बच्चों के अंदर कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने, कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करना पूरे वर्ष भर के लिए। लेकिन जब आप दैनिक पाठ्य योजना बनाने जाते हो तब आप वो पूरे वर्ष भर के किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते ही नहीं हो, आप वो दैनिक पाठ्य योजना बना करके जाते हो। उस समय आपका योजना का प्रारूप अलग होता है, आप उस समय केवल ये प्लानिंग करके जाते हो कि मुझे एक पीरियड में क्या प्राप्त करना है, एक कालांश में मुझे क्या प्राप्त करना है। तो योजना जब बदलती है तो बदलती है तो योजना के उद्देश्य बदल जाते हैं, योजना का कहना चाहिए तरीका बदल जाता है। और ध्यान रखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बिना योजना के आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। इसलिए जब आप बीएड बीएसटीसी करते हो तो आपको जो लेसन प्लान जो होता है, लेसन प्लानिंग जो होती है, वहां पे आपसे पाठ्य योजनाओं का प्रस्तुतिकरण कराया जाता है। उससे पहले पूरे साल भर पेडागोजी में आपको ये बताया जाता है, बीएड बीएसटीसी में, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जितने भी है, कि आपको बच्चों को किस प्रकार से डील करना है। तो हम जिस समय इन योजनाओं को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, एक एक योजना को, वार्षिक योजना को, इकाई योजना को, पाठ्य योजना को, तो प्रत्येक के अंदर हम बड़े डिटेल से जाएंगे। वार्षिक योजना में क्या क्या तथ्य ध्यान रखते हैं, इकाई योजना क्या होती है और इकाई योजना के प्रमुख तत्व क्या है, इकाई योजना के प्रकार कितने हैं, दैनिक पाठ्य योजना क्या होती है, दैनिक पाठ्य योजना के उपागम, जैसे हार्वर्ड की पंचसदी प्रणाली की हम बात करेंगे और मॉरिसन के मॉडल की बात करेंगे, कई सारे उपागम वहां पर हैं, उन सब की बात करेंगे। तो हमको ये देखना बड़ा आवश्यक होगा। तो ये एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं, इसको एक बार फटाफट इसको देख लें, और क्योंकि उसके बाद हमको ये एक वीडियो जो था वो योजना और उसके महत्व और उसके कहना चाहिए डेफिनेशन समझने पे है। ये अलग से मैंने एक वीडियो प्लान किया, मैं चाहता डायरेक्ट वार्षिक योजना से शुरू कर सकता था या एक या दो वीडियो में तीनों योजनाओं को समेट देता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, विस्तार से पढ़ें, विस्तार से देखें। तो हम योजना निर्माण की बात कर रहे हैं, शैक्षिक नियोजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानना यही जरूरी है कि योजना होती क्या है, और हम इस बात से प्रारंभ किया हमने कि हम इस बात को जानते हैं कि हर काम जो होगा वो उद्देश्यपूर्ण होगा। उद्देश्यपूर्ण यानी कि किसी भी कार्य को किए जाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित है, और ये उद्देश्य सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ तब प्राप्त होगा जब आपने उस कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से, क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से आपने किया हो, तो आप उद्देश्य की अधिकतम प्राप्ति करेंगे। तो ये जो सुव्यवस्थित आपने किया है, ये जो क्रमबद्ध आपने किया है, ये जो चरणबद्ध आपने किया है, ये जो संगठित आपने किया है, ये जो काम करना है, ये नियोजन है आपका, ये योजना निर्माण है। और उसमें शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में भी, और जैसे इसके संदर्भ में हमने देखा अधिगम प्रतिफल जो है, अधिगम प्रतिफल ध्यान रखो उद्देश्य के स्थान पर है, लर्निंग आउटकम्स जो है कि बच्चों में क्या अधिगम के प्रतिफल दिखाई देंगे, उनका क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन दिखाई देगा, कौन सी दक्षताएं वो प्राप्त कर लेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए, शिक्षण व्यू रचनाओं को ध्यान में रखते हुए और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए एक नियोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, और इसे ही योजना या शैक्षिक नियोजन कहा जाएगा। हमने इस बात को भी कहा कि एक अच्छी योजना जो होती है उस पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता और सफलता निर्धारित करती है। और ध्यान रखो, नियोजन का प्रमुख सूत्रधार जो होता है, मैं इसको भी लिख देता हूं, नियोजन यानी कि योजना निर्माण का प्रमुख सूत्रधार शिक्षक होगा। ये शिक्षक का काम है, शिक्षक होता है। इससे बच्चों का रोल नहीं है कोई भी,
ये शिक्षक का काम है कि वो अपने काम को करने से पहले एक आवश्यक योजना बना ले। परिभाषाएं हमने देखी, क्लार्क की परिभाषा और एलन की परिभाषा। क्लार्क की परिभाषा बहुत ज्यादा विस्तार से बात को क्लियर करती है। एलन ने भी छोटी से एक लाइन में, नियोजन भविष्य को बांधने वाला एक जाल है। भविष्य को आप किन किन सीमाओं में बांधेंगे, उसके अंदर क्या क्या आपको करना है, ये आपका योजना है, नियोजन है। और क्लार्क की परिभाषा तो है। हमने योजना को देखा दीर्घकालिक योजना और अल्पकालिक योजना के रूप में। यानी कि दीर्घकालिक योजना ऐसी योजना जो लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए बनाई जाएगी, और ऐसी योजना जो कम समय के लिए बनाई जाएगी, उसमें वो दोनों योजनाओं की प्रक्रिया। और हमने कहा कि वार्षिक योजना जो होती है, वार्षिक योजना, और आप जानते हो, ध्यान रखो, योजना इसलिए भी बनाई जाती है कि हमारे पास अगर हम आप स्कूली उसको देखें, सिस्टम को, सेटअप को, विद्यालय सेटअप को देखें, तो हमारे पास संसाधन और समय सीमित है। तो संसाधनों की सीमितता, समय की सीमितता को देखते हुए आपका 5 या 6 घंटे का विद्यालय चलता है आपके पास। अगर हम सरकारी स्कूल के दृष्टिकोण से देखें और आपको सरकारी स्कूलों में लगना होता है, मतलब सरकारी से मतलब एक सिस्टम से, तो वहां पे आपके पास समय और संसाधन उतने नहीं होते। तो कम, यानी कि सीमित संसाधन और सीमित समय को देखते हुए तो योजना का निर्माण और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो बात है संसाधनों की सीमितता और उसकी दैनिक पाठ्य योजना, इकाई योजना, ये हमने एक क्रम देखा है। ये क्रम को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, और ये उसमें योजना में ये कौन कौन से बिंदु रखेंगे ध्यान। और इसमें मैं एक बात लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, ये भी तो पूरा है, तो लास्ट में लिख देता हूं, लास्ट में लिख देता हूं। विद्यालय शिक्षण में, विद्यालय शिक्षण में समय एवं संसाधनों, समय एवं संसाधनों की सीमितता देखते हुए, सीमितता देखते हुए योजना निर्माण करना अत्यावश्यक होता है, अत्यावश्यक होता है। ये भी बात हमने और जोड़ दी है। तो इस खंड में हमने केवल योजना क्या है, योजना को लेकर के परिभाषाएं क्या है, और योजना जरूरी क्यों है, इस पे हमने बात की। दीर्घकालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोण से बात की। अब हम आगे के वीडियोस में हम प्रत्येक में, एक में हम वार्षिक योजना और उसकी सारी बात करेंगे, एक में हम बात करेंगे इकाई योजना की, और एक में हम बात करेंगे पाठ्य योजना की, और फिर पाठ्य योजना के उपागम अलग से हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके कम से कम 4-5 वीडियोस में पूरी बात आए, और अच्छे तरीके से आए, विस्तृत तरीके से आए। यानी कि आपको कोई बिंदु ऐसा ना रहे जिसमें आपको आपकी समझ नहीं बन पा रही। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। हर बात को जब आप पूरे नीचे से उठा करके देखते, मेरी आदत है कि मैं हर बात को बिल्कुल नीचे से उठा करके चलना चाहता हूं, जिससे कि हर बात पूर्ण रूप से समझ में आई। तो आगे के वीडियोस में वार्षिक योजना, इकाई और पाठ्य योजना को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, और सारे खंड जब हम जान लेंगे, फिर योजना निर्माण का सवाल चाहे गण शिक्षण विधियों में आए, चाहे विज्ञान शिक्षण विधियों में आए, चाहे सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों में आए, चाहे भाषाओं की शिक्षण विधियों में आए, चाहे पर्यावरण की शिक्षण विधियों में आए, सब जगह योजना निर्माण उभयनिष्ठ खंड होता है। और कहीं से भी सवाल बने, गत वर्ष के कुछ सवालों को भी मैं अपना नोट्स में उल्लेख करके और मैं आपके साथ बात करूंगा। मुलाकात करते हैं हम लोग वार्षिक योजना वाले खंड में। जय हिंद, जय भारत।